नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सामंत और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिएक्ट। सो अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट निकल के आ रही है ये है कि हम लोगों को तो परमिशन मिल चुकी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। एलपीजी वगैरह का जो भी प्रॉब्लम हम लोग का था वो शॉर्ट आउट हो गया है अब, और वहाँ से परमिशन मिल गई है। हम लोग अपने वेसल्स को वहाँ से निकाल सकते हैं, ईरान ने बोल दिया है। बट उससे पहले भी मिली हुई थी, बट वो थाईलैंड वाला शिप जो गुजरात आ रहा था उसको तो हिट किया गया था, तो उसकी वजह से इशू हुआ था। और अभी क्या हुआ है कि ये इसमें अभी हमारी इंडियन नेवी भी इन्वॉल्व हो गई है। जो भी हमारे वेसल्स वहाँ से आ रहे हैं, इंडियन नेवी उसको गार्ड कर रही है और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है और उसको सही सलामत वहाँ से निकाल रही है। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी एंटी एलिमेंट्स हो सकते हैं जो हमारे रिलेशंस को ख़राब कर सकते हैं वहाँ पे। जो दिया गया अभी ईरान ने बोला है कि इंडिया ले जा सकता है वहाँ से, कोई इशू नहीं है। इंडिया चाइना के लिए ये ओपन है और रसिया के लिए, बाकी किसी के लिए ओपन नहीं है। कुछ कंट्रीज़ के लिए जो उनके साथ खड़े हैं जो उसके लिए ओपन है। सो इंडिया का तो कोई ट्रांस क्लियर नहीं है अभी ईरान को लेके कि ना इस साइड है ना उस साइड है। जो भी डिप्लोमेटिक का इंटरनल बात हुए होंगे वो उसमें अलग अलग ही ये है। बट ये चीज़ अच्छा है, ये खुशी की बात है कि हम लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगी वॉर में। तो इससे एक चीज़ हो रहा है, पाकिस्तानियों की अच्छी से जल रही है वो सोच रहे हैं कि कहीं भी कोई भी स्टेज पे अभी इंडिया का क्यों इतना अच्छा, मतलब इतना साइड क्यों लेते हैं कोई कंट्री। क्योंकि हम लोगों के डिप्लोमेटिक जो ये होता है रिलेशंस होते हैं वो अच्छे होते हैं। किसी के साथ भी हम लोगों को किसी के साथ नहीं लड़ना है। एकमात्र सिर्फ पाकिस्तान है जो उंगली करता रहता है, तो उंगली का अच्छे से उनको इलाज मिलता है। सो बाकी और किसी कंट्री के साथ नहीं है। तो चलिए पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं इसके ऊपर क्या है और वो क्या बोल रहे हैं। लेट्स सी। अपनी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को कि पूरा इंडियन ओशन हमारा है और इसमें हर तरह की मूवमेंट वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और क्या पाकिस्तान ने कभी इस हवाले से सोचा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर निकला भारतीय जहाज शिवालिक का भारतीय नौसेना शिवालिक को दे रही है सुरक्षा। The Indian Navy has deployed warships to protect merchant ships heading to India. और ये इंडियन नेवी के जहाज हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम तो चाइना से ले लेते हैं, टर्की से लेते हैं, इंडियंस कहाँ से लेते हैं अपनी नेवी के जहाज? क्या वो इंडिजिनस डेवलप कर रहे हैं? Indian naval warships have been deployed near the Persian Gulf and they remain on standby to assist merchant vessels coming towards India. क्योंकि सबबात और कोयटा के अंदर जो ड्रोन्स उड़ाए गए हैं ये कहां से उड़े हैं, किसने उड़ाए हैं, कौन इसकी मामलत कर रहा है? बलोच शर्मचारों ने 24 घंटों में 4 बड़े हमले किए हैं जिसमें 26 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी की हलाकतों की इतला है। तो वो कहते हैं कि अब हमारे निशाने के ऊपर जीएचक्यू होगा क्योंकि जीएचक्यू के ऊपर भी ड्रोन अटैक किए जा सकते हैं। फिर अब लेजिटिमेट टारगेट है पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर्स, न सिर्फ जनरल हेडक्वार्टर्स बल्कि रावलपिंडी में ही आर्मी हाउस। बयान अफगान डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से सामने आया कि अगर काबुल को हिट किया जाता है तो इस्लामाबाद को हिट किया जाएगा। अकेला ऐसा देश है इस समय, यह बताया जा रहा है कि भारत अकेला ऐसा देश है संभवतः पूरे विश्व में जहां तेल के दाम बढ़ाए नहीं गए। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सुरक्षित निकलने की हरी झंडी मिलते ही भारतीय जहाजों की आवाजाही आंशिक रूप से शुरू हो गई है। समुद्र के कारोबारी रूट की निगरानी करने वाली संस्थाओं के मुताबिक भारत से जुड़े जहाज पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि इन जहाजों को इंडियन नेवी एस्कॉर्ट करी है और वह जहाज अपनी डेस्टिनेशन की ओर तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। सैटेलाइट इमेजरी एनालिस्ट डैमियन साइमन के मुताबिक भारतीय नौसेना भारतीय झंडे लगे एलपीजी गैस टैंकर शिवालिक और नंदा देवी को ओमान की खाड़ी से लगातार एस्कॉर्ट कर रही है। सैटेलाइट इमेजरी एनालिस्ट डैमियन साइमन ने कहा, लगता है कि इंडियन नेवी के 3 वॉरशिप ओमान की खाड़ी में पहुंच गए हैं, जो इस इलाके में तनाव भरे माहौल के बीच अपने कारोबारी जहाजों को एस्कॉर्ट करने लगे हैं। ट्रेडिंग डाटा ऐप के हिसाब से इंडियन फ्लैग वाला एलपीजी टैंकर शिवालिक इंडियन नेवी की ओर से एस्कॉर्ट किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय झंडे वाला एलपीजी टैंकर नंदा देवी ओमान की खाड़ी से दूर जा रहा है। ये भी भारतीय नौसेना के एस्कॉर्ट ग्रुप में शामिल है। अपनी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को कि पूरा इंडियन ओशन हमारा है और इसमें हर तरह की मूवमेंट वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और क्या पाकिस्तान ने कभी इस हवाले से सोचा कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, या क्या आप समझते हैं कि हमारा इतना बड़ा एरिया ऑफ ऑपरेशन या हमारे इतना इंटरेस्ट नहीं है? पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, सोचने से भी क्या फ़ायदा है? तुम सोचोगे क्या तुम्हारे पास आ जाएंगे? उसके लिए पैसे लगते हैं बेटा, बनाना पड़ता है। सोच क्या हमें चाहिए? अरे ऑप्शन उन लोगों के पास होता है जिनके पास पैसा होता है। तुम्हारे पास क्या है? रोटी खाने का ठीक नहीं है, उसके लिए अभी जुगाड़ लगाना पड़ रहा है तुम लोगों को। एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। एयरक्राफ्ट कैरियर कौन देगा? कौन बना के तुमको देगा और किस कीमत पे देगा? उधारी पे देगा। बिलियंस ऑफ डॉलर की खर्च आती है एक कैरियर बनाने में।
एयरक्राफ्ट कैरियर। चलो तुम्हें मिल भी गया तो फिर उसको मेंटेनेंस करने में हवा टाइट हो जाएगी, इनकी हवा टाइट हो जाएगी उसको मेंटेनेंस करने में। मेंटेनेंस खर्च इनको सारा चीज़ नहीं पता है। उसके अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं, उसके अंदर आर्मी पर्सनल्स होते हैं, 3000 4000 पर्सनल्स होते हैं। उनको खाना पीना सही टाइम पे, और वो जहाँ जहाँ पे जाएगा उधर पे उसको खाना पीना, और उस कंट्री को भी तो पे करना पड़ेगा तुमको, प्लस वेपन वगैरह। वो लोग अभी जो ये है जो टेस्ट होता है, जो एक्सरसाइज होता है, वॉर एक्सरसाइज इसको बोलते हैं, वॉर एक्सरसाइज करेंगे उसका खर्चा आता है। तो ये सब क्या पॉसिबल है, तुम लोग कर लोगे? नहीं होगा। रोटी का इंतजाम तो हो ही नहीं रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भी लेना तुम लोग के लिए पाप है, एयरक्राफ्ट कैरियर। जितने एरिया पे वो ऑपरेट करना चाहते हैं। देखिए, जब से इंडिया की और यूएस की स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ है विद रिस्पेक्ट टू कंटेनमेंट ऑफ चाइना, तो इंडिया की पहले थी लोक ईस्ट पॉलिसी, अभी वो कन्वर्ट होगी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सो द यूएस एट द बेहेस्ट ऑफ द यूएस, इंडियन नेवी ना सिर्फ इंडियन ओशन बल्कि ऑल्सो पैसिफिक ओशन में एज ए पार्ट ऑफ द ग्रेटर डिजाइन टू कंटेन चाइना, दे हैव एंटर्ड इनटू अलायंस, चाहे वो ऑकस हो, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो सागर अभी उन्होंने एक किया, चाहे वो उनकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो हों, तो उसको मलाबार एक्सरसाइजेज जो हैं उनको रखते हुए उन्होंने ये कहा जो एयरक्राफ्ट कैरियर एंड देयर एम्बिशन इज टू बिकम द डोमिनेंट फोर्स इन द इंडियन ओशन एंड बी एबल टू प्रोजेक्ट पावर अशोर इन ए ट्रू ब्लू वाटर नेवी सेंस। तो उन्होंने जहाँ तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ इंडियन ओशन है वो तो उन्होंने अचीव कर लिया थ्रू देयर SSBNs, और फिर SSN में भी 10 years टाइम में वो आ जाएंगी। तो एक स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है। तो टू प्रोजेक्ट पावर अशोर यू नीड aircraft carriers, you need landing craft which they already have, and you need the escort ships. तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं अपनी शोर से दूर पावर प्रोजेक्ट करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ना एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि $1.5-2 billion का होता है, प्लस एयरक्राफ्ट जो ऑन टॉप ऑफ इट है, और बाकी उसके साथ जो पैराफिनलिया सारा कुछ जो चाहिए वो एक वेरी फ्यू नेवीज इन द वर्ल्ड कैन अफोर्ड दैट। और इंडिया की चूंकि एम्बिशन है रीजनल से बियॉन्ड भी एज ए ग्लोबल पावर भी है, तो इस वजह से उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अपने इंडक्ट किए हैं और उनके प्लान्स में। दोस्तों, खारान में मुसल्लह अफराद ने पाकिस्तानी फौज का राशन ट्रक छीन लिया है। उसमें राशन लेके जा रहे थे, वो छीन के सारा राशन जब्त कर लिया है। पंजगोर में एक हमला हुआ है, इसमें एक फौजी की हलाकत की खबर आ रही है। लाश को फौजी कैंप में ले गए। इसके अलावा गोरख खारान में एक बड़ा हमला हुआ जब 6 फौजी गाड़ियां जो है वो काफिले की शक्ल में जा रही थी। बहुत सख्त हमला किया बलोच संचारों ने, और उनके मुताबिक 24 फौजी इसमें मारे गए, पाकिस्तानी फौजी इसमें मारे गए हैं। कोयटा में भी CTD के 2 एहलकार हमले में हलाक हुए। इस तरह 24 और 2 26 और 1 27 के अभी तक मारे जाने की जो है वो दावा हमारे सामने आया है। 8 मार्च को मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 8 मार्च को जो है वो 15 फौजियों को हलाक किया था BLF ने। तो अगर वो भी इसमें जोड़ दे 8 मतलब एक हफ्ते में, तो ये 27 और 15 ये बन जाते हैं तकरीबन 42-45 फौजी हफ्ते में इन्होंने जो है वो हलाक किए हैं। तो ये काफ़ी संजीदा मसला है और काफ़ी जो है ये इसमें मुश्किल आ रही है कंट्रोल करने में। बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं इनको रोकने में, कंट्रोल करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है पाकिस्तान की फ़ौजों को। एक लाश जो है वो नासराबाद तुर्बत में नदी से मिली है। लाशों का जो है सिलसिला वो जारी है। लाशों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है, लाशें आ रही हैं। मसला ये इस वक्त पेश आ रहा है कि जिस तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान पर अब ड्रोन हमले शुरू कर दिए, इस्लामाबाद, कोयटा और कोहाट में जो है वो ड्रोन हमले किए गए पिछले दिन, उससे ये वाज़ेह हो रहा है कि धीरे धीरे जंग जो है इसके अंदर मुख्तलिफ खिलाड़ी दाखिल हो रहे हैं इस मैदान जंग में, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, और चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो। पाकिस्तान से मेरी मुराद इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद भी अब आहिस्ता आहिस्ता नज़र यही आ रहा है कि बड़े पैमाने पर इस्लामाबाद में भी बमबारी के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ रावलपिंडी में भी नज़र ये आ रहा है कि इस वक्त पूरी कोशिश होगी, अगर जंग में थोड़ी सी भी तवील हो गई अफगानिस्तान और पाकिस्तान की 1.5 हफ्ता और ये चली, तो फिर GHQ का भी जो है वो लगता है कि निशाने पर होगा। GHQ हेडक्वार्टर जो है वो
इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी मुश्किल में फंस चुका है कि एक तरफ अमेरिका उस पर दबाव डाल रहा है सऊदी अरेबिया का साथ देने के लिए, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान ईरान के साथ भी जो है वो बैलेंस करना चाह रहा है पॉलिटिकल एक्ट को। ऐसा मुमकिन नहीं है, बिलाखिर पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया की मदद के लिए आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अभी रिसेंट अटैक हुआ है इनके इस्लामाबाद पे, ड्रोन अटैक किया है अफ़गानिस्तान ने। एक्चुअली इन लोगों ने अटैक किया था फ्राइडे शायद मॉर्निंग में, काबुल पे अटैक किया था। तो काबुल के अटैक के रिटेलिएशन में इन्होंने इस्लामाबाद पे अटैक किया था। तो फिर ये जैसा करते हैं, फिर जब इनको मार पड़ती है तो फिर रोते हैं। रोना किस बात का मुझे समझ में नहीं आता है। तुम खुद जंग को बुलावट देते हो कि आओ मेरे द्वार पे, और तुम्हारे पास खुद ठीक नहीं है खाने वाने को, और तुम लोग ये सब चीज़ का गंद मचा रहे हो। पहली बात तो तुम लोग खुद फंसे हुए बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान तुमको पहले से मार रहा है, अब तुम एक और फ्रंट खोल दिए हो। तो इनको मुसीबत बुलाने की आदत हो गई है, पता नहीं ये क्या करते हैं, ये बुलाते हैं। और अभी दोनों फ्रंट खुल चुका है, इनके जवान तो मर ही रहे। और ये नंबर आ रहा है 42, मुझे लग नहीं रहा ये कम है, इससे ज़्यादा हो गए। बाकी तो छुपाया गया है, पाकिस्तानियों के द्वारा छुपाया जाता है सर नंबर, तो ये छुपाया गया है। बाकी तो इससे बहुत ज़्यादा मरे, तो ये इस चीज़ को खुल के बताएंगे नहीं। और मेरे हिसाब से ये इस्लामाबाद पे अटैक कर, इस्लामाबाद मेन नहीं है, मारना है तो लाहौर पे मारो, तब इनकी चीखें निकलेगी। लाहौर पे जब इनकी पड़ेगी तो चीखें निकलेगी। इस्लामाबाद पे पड़ रही है इसीलिए, इस्लामाबाद भी एक है इन लोगों का मेन, लेकिन लाहौर पे पड़ेगी तो इनकी चीखें निकलेगी। तो ये चीज़ है। और जहाँ तक हमारी इंडियन नेवी की है, तो डोमिनेंस तो रहेगा इंडियन ओशन में। ये कमर चीमा बोल रहे थे कि डोमिनेंस है, तो है, डोमिनेंस तो रहेगा ही। तुम डोमिनेंस किस हिसाब से दिखाओगे, तुम्हारे पास है क्या? अभी तुम्हारी नेवी थी जब ऑपरेशन सिंदूर में, तो बहुत पीछे चली गई थी, आगे तो आई नहीं। तो डोमिनेंस दिखाने के लिए पैसा इकोनॉमिक लगता है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। इकोनॉमिक कंडीशन है नहीं, भीख पे मुल्क चल रहा है, डोमिनेंस दिखाना है इनको इतना आसान थोड़ी है। पैसे लगेंगे उसके लिए, और वो कमाने पड़ेंगे, जो तुम्हारा देश कमा नहीं सकता। सिर्फ इधर उधर से मिल जाए तो चल जाता है, खैरात पे चल रहा है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को उसको बनाना तो उतना ही लगता है, बट उससे ज़्यादा है उसको मेंटेन रखना, क्योंकि वॉर एक्सरसाइज होती है, आपको अलग अलग देशों को बुलाना पड़ता है। बहुत बार इंडिया करता है बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेज, अभी रिसेंटली हुई थी, ईरान सब ने पार्टिसिपेंट लिया था, तो वो होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, एक्सरसाइज है। प्लस हम लोग वॉर एक्सरसाइज के लिए दूसरे कंट्री के भी ओशंस में जाते हैं, वहाँ पे भी करते हैं। रसिया में किया है और बहुत जगह पे किया हुआ है, तो वो होता रहता है। प्लस उसके खर्चे होते हैं, शिप्स को भेजने के, आपके पेट्रोल के वगैरह के। और अगर न्यूक्लियर पावर्ड है तो वो अलग बात है, लेकिन आपके आर्मी पर्सनल्स के तो खर्चे होंगे, खिलाना पिलाना, आपको सब चीज़ अच्छे से रखना। उसमें एयरक्राफ्ट रखने पड़ते हैं, जो कि वो अलग फ्लीट्स के आते हैं, वो अलग फ्लीट होता है। वो जो ओशन वाला फ्लीट्स होता है वो अलग फ्लीट होता है जेट के लिए। अभी तो इंडिया ने ख़रीदा है, राफेल खरीदे हैं जो ओशन फ्लीट्स के हैं, तो वो अलग फ्लीट होता है। सो ये सब खर्चे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर अफोर्ड करना अगर इतना इजी होता तो सभी कंट्री के पास होता। कुछ गिने चुने कंट्री है, 7-8 कंट्री हैं, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, 7-8 कंट्री है जो जिनके पास है। सबसे ज़्यादा यूएस के पास है, 11 समथिंग है। चाइना के पास तीसरा आने वाला है, इंडिया के पास 2 है, और इंडिया भी तैयारी में लगा हुआ है, तीसरा आएगा। सो जितनी ज़्यादा आपके पास संख्याएँ होंगी और आपके पास स्किल होगा, तो उतनी ज़्यादा आपकी पावर प्रोजेक्शन होगी। तो ये पाकिस्तानियों को समझ में कहाँ से आएंगी। इकोनॉमिक लेवल में भी आपको अच्छा होना पड़ेगा, सब चीज़ में अच्छा होना, तब आप डोमिनेंस दिखा पाइएगा। सब चीज़ लाने से डोमिनेंस थोड़ी आता है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी नई वीडियो की। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें, और मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में।